नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, व्यूअर्स एंड लर्नर्स, आप सभी को शिक्षा चैनल में दोबारा से स्वागत है। तो आज एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बायोलॉजी के स्टूडेंट जितने भी तैयारी कर रहे हैं बायो से रिलेटेड या एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड, सबके लिए एक बेसिक टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सेल। सो व्हाट इज अवर टॉपिक टुडे इज द सेल। इसके लिए हम देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कितने टाइप का होता है, इसके ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप इमेजिन करिए एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का बैकबोन क्या होता है। उस बिल्डिंग का बैकबोन होता है ब्रिक। जैसे ब्रिक लगा लगा के एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही हमारी बॉडी, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या बनी होती है, स्मॉल छोटे छोटे सेल से बनी होती है। तो सेल को अगर डिफाइन किया जाए तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, कोशिका बोला जाता है। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, राइट। और सेल एक लैटिन वर्ड है, जिस लैटिन वर्ड सेल्यूला से बना है, जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट्स। ओके, सो वेयर द सेल इज डिराइव्ड, सेल डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला विच इज द मीनिंग ऑफ कंपार्टमेंट। ओके, हु डिस्कवर्ड द सेल? सो सेल इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। अब हम ना जो सेल होते हैं वो हम देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर इसके टाइप्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मींस प्रिमिटिव। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होंगी वो प्रिमिटिव होंगी, उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा। अब ये न्यूक्लियस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसको समझने के लिए आज हम एनिमल सेल पे बेसिकली फोकस करेंगे। एनिमल सेल को देखेंगे, उसके रेफरेंस में हम प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देखेंगे, उसी के रेफरेंस में हम प्लांट सेल का डिफरेंस देखेंगे। तो लेकिन बेस को मजबूत करने के लिए हमें एक सेल तो पकड़नी होगी, तो हम एनिमल सेल को पकड़ लेते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लाइक दिस इज सेल। एक पिज्जा मान लो, उसमें टॉपिंग्स हैं बहुत सारी चीजों की। आई एम जस्ट किडिंग, नॉट। एक बाउंड्री है सेल की जिसके अंदर ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनेल्स हैं। इस बाउंड्री को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब आप इस चीज को देखेंगे कि इस सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो बेसिक क्या है। हमारे घर पे किसी भी जगह जहां हम जॉब करते हैं वहां पे गेट कीपर या गार्ड तैनात किया जाता है। रीजन क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग उस डिपार्टमेंट के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए बेनिफिशियल हैं, लाभकारी हैं या उससे काम से रिलेटेड आए हैं, वो गार्ड उन्हीं लोगों को अंदर जाने देगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि दिस इज नॉट, दिस इज हार्मफुल एलिमेंट फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट और बिल्डिंग और होम, ही विल डिनाई। ओके, वो उसको आने नहीं देगा। सो लाइक हियर सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, गेट कीपर गार्ड की तरह वर्क करता है। कुछ कंपोनेंट को ये अंदर आने देता है, कुछ को आने नहीं देता है। इसमें हम अगर बात करें तो ये किसके बना होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। इसका हम इस पार्ट के बाद इसके हम हर ऑर्गेनेल को ओपन कर करके उसको डायग्रामेटिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, तीन बेसिक कंपोनेंट्स की बनी होती है। वर्क कैसे करती है, वर्क करती है एज ए गेट कीपर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज न्यूक्लियस। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का देखिए यहाँ पे भी डबल मेम्ब्रेन बना हुआ है। न्यूक्लियस सेल का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये थ्रेड जैसे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज क्रोमोसोम। क्या है ये, क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम का काम क्या होता है, हमने बताया है क्रोमोसोम कैसे बनते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम का वर्क है जेनेटिक कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाना। इट ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मींस मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो मेरे पेरेंट्स से आए हैं, उनके जो कैरेक्टर थे वो उनके पेरेंट्स से आए हैं। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, राइट।
ये 2 मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, राइट। इसके अंदर जो आपको ये छोटी सी स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसमें मैक्सिमम आरएनए पाया जाता है। इस पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई इट इज रफ? बिकॉज इसकी बाउंड्री पे ये जो आपको रेड रेड डॉट दिख रहे हैं इस पे राइबोसोम अटैच रहते हैं। तो इसका जो सरफेस, लाइक दिस इज प्लेन सरफेस, देखिए इसमें डॉटेड भी है और प्लेन भी है। ये जो प्लेन सरफेस है ये स्मूथ है, ये डॉटेड वाला अगर थोड़ा ऊपर होता तो ये रफ फील होता। तो जिस किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर आप उभरती हुई डॉट्स बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा? रफ। तो इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। सो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का मास्टर होता है, मैनेजमेंट को पूरा हैंडल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है। इसमें और क्या मैकेनिज्म है ये हम जब ओपन करेंगे ऑर्गेनेल को दूसरे पार्ट्स में उसमें देखेंगे, राइट। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक वर्क क्या है? इट्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो भी चीजें न्यूक्लियस बना रहा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती हुई साइटोप्लाज्म में आएंगी और जो भी सेल के अंदर बन रही हैं वो इसके थ्रू इसमें जाएंगी। सो इट्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द सेल, राइट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे राइबोसोम अटैच है, जहां भी राइबोसोम अटैच होंगे वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस डेफिनेटली होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डीएनए के चारों तरफ भी राइबोसोम अटैच है और आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में आरईआर बोलते हैं, यहाँ पे भी राइबोसोम अटैच है। तो बेसिकली यहाँ पे जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। सो मेजर वर्क ये है, ट्रांसपोर्टेशन है ही। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ प्लेट जैसी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे पे सैक की तरह अटैच है, अटैच नहीं है, अरेंज है। ठीक है, देखें यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट नहीं है बट दैट इज अरेंज। इन्हें बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। ये बेसिकली पैकेजिंग में काम करती हैं। जब हम चिप्स लेते हैं तो वो पर्टिकुलर लेस का जो चिप्स का पैकेट होता है वो पैकेट में आता है ना कि हमें खुले में दे दिया जाता है। तो जो भी मटेरियल बनता है सेल के अंदर वो पैकेजिंग कहाँ होगी? गोल्जी एपरेटस में होगी। गोल्जी का नाम गोल्जी क्यों रखा? क्योंकि इसे कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। एनीवेज वो हम बाद में पढ़ेंगे। And this is the structure that is called smooth endoplasmic reticulum। इसको SER बोलेंगे। क्या बोलेंगे? SER। स्मूथ क्यों? क्योंकि इस पे कोई भी रेड डॉट अटैच नहीं है, ये स्मूथ है, इसका सरफेस स्मूथ है। ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन, हमारा जो बॉडी में सेल में जो डिटॉक्सिफिकेशन है, हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, राइट। अब बात करते हैं लाइजोसोम की। लाइजोसोम क्या करते हैं? ये इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि ये पूरी सेल को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। इसका जो पीएच होता है वो 4 to 5 होता है। इसमें 30 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। ये हार्मफुल सब्सटेंस को किल करने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ये पूरे सेल को भी किल कर देता है, इसीलिए दिस इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, राइट। सो देयर आर सो मेनी एंजाइम्स इन द लाइजोसोम एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे भाई पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलेंगे? पावर हाउस उस चीज को बोला जाता है जो हमें एनर्जी देता है। तो सेल के अंदर एनर्जी देने वाला जो कंपार्टमेंट है, जो ऑर्गेनेल है, वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों होता है? इसे पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या बनाता है? एटीपी। क्या बनाता है? एटीपी। एटीपी की सबको फुल फॉर्म पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। सो एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट। सो पावर हाउस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलेंगे? क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस करेगा और एटीपी का काम होता है बॉडी पूरी सेल को एनर्जी देना, राइट। अब बात करते हैं कुछ वॉक्यूल खाली मतलब बैग्स टाइप से इसमें पड़े रहते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। अब पेरोक्सीसोम्स की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरोक्सीसोम? पेरोक्सीसोम बेसिकली इसका ये सिंगल लेयर ऑर्गेनेल है, यानी कि इस पे सिंगल ही लेयर होगी। दूसरा, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को किसमें ब्रेक करते हैं? वाटर और ऑक्सीजन में। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनकी बॉडी में H2O2 को फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। उस H2O2 को ब्रेक डाउन कौन करते हैं? पेरोक्सीसोम्स ब्रेक डाउन करते हैं। सो बेसिक फंक्शन ऑफ पेरोक्सीसोम इज it break down hydrogen peroxide into the oxygen and water, right? And this is the ribosomes। देखिए, क्योंकि ये एनिमल सेल है और क्यों ये एनिमल सेल यूकेरियोटिक सेल है, ठीक है।
तो राइबोसोम्स जो होंगे वो इसमें 80S टाइप के होंगे। ये 80S और 70S क्या है, जब हम पर्टिकुलर राइबोसोम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। आपको याद रखना है कि यूकेरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S होते हैं और यूकेरियोटिक में 80S होते हैं। तो ये क्या है, 80S राइबोसोम है और हर जगह राइबोसोम का एक ही फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ट्रांसलेशन पढ़ा है उसमें भी हम प्रोटीन ही बना रहे थे, तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका वर्क होगा। एंड ये जो आपको पूरा रेड कलर का लिक्विड दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्म। इस पूरे साइटोप्लाज्म में ये सारे ऑर्गेनेल क्या रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। सो बेसिकली साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम वाटर होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सेंट्रियोल्स ये सब होंगे। सो सेकंड थिंग इज व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म एंड व्हाट इज द साइटोप्लाज्म। तो अगर इस सेल के पूरे लिक्विड को कंसीडर किया जाए तो दैट इज द साइटोप्लाज्म, राइट। लेकिन सॉरी, अगर इस सेल के इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर के द्रव को, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को कंसीडर किया जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म को कंसीडर किया जाए, ये न्यूक्लियस के अंदर भी आपको डॉट डॉट में वाटर दिख रहा है, वाटर नहीं इसका मैट्रिक दिख रहा है, यानी कि इसका लिक्विड दिख रहा है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जब ये न्यूक्लियोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म मिलते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। क्या बनाएंगे, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। व्हेन वी रिलीज न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम द सेल, दिस इज रिमेनिंग लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जब सेल से न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दिया जाए तो बचा हुआ जो लिक्विड होगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। हैं मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, चीजें बहुत ही क्लियर हैं। प्रोटोप्लाज्म को बोला जाता है लाइफ इसेंशियल फॉर द लाइफ के लिए प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। दोबारा से देख लेते हैं। ये जो पूरी बाउंड्री है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, गेटकीपर की तरह बात करती है। ये न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक इससे अटैच रहता है, बेसिक फंक्शन मॉनिटरिंग करना है, मैनेजर होता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। RER का वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड इन द ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द सेल। गोल्जी एपरेटस की बात करें तो पैकेजिंग ऑफ द सेल में हेल्प करेगा, पैकेजिंग करेगा मटेरियल्स की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लाइजोसोम की बात की जाए तो ये लाइजोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोले जाते हैं। ये पूरे सेल को किल करने की क्षमता रखते हैं, राइट। एंड पेरोक्सीसोम को बात की जाए तो पेरोक्सीसोम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे, क्योंकि ये ATP का फॉर्मेशन करता है और ATP हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देते हैं। राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं और राइबोसोम का फंक्शन होता है पूरे प्रोटीन का सिंथेसिस करना। एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यू प्रोटोप्लाज्म में बेसिक डिफरेंस है। अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कंसीडर करें तो ये प्रोटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा के बाकी जो लिक्विड बचेगा वो साइटोप्लाज्म होगा। आप यहां से स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं। ओके, सो आई होप जो आपको सेल वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से समझ आ गया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो पार्ट्स हैं आगे, लाइक न्यूक्लियस को हम डायग्राम बना के अलग से देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसका एक एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी हर पर्टिकुलर टॉपिक पे। टिल देन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से अपने व्यूज बढ़ाते रहिए और अपनी इस पढ़ाई का आनंद कीजिए। थैंक यू सो मच।